हाय एवरीवन। तो अपडेटेड पार्ट 2 आ गया है जो कि अप्रैल से 15 तक का है। मेरे को इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि इससे स्टडी भी रिवाइज हो जाता है। तो आई थॉट कि हम साथ में कर लेते हैं। बट अगर आपको कुछ नहीं करना है तो ये कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पर अपन तो सब कुछ ही कर लेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है हमारा फिस्कल फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म हमें पता है पावर शेयरिंग को बोलते हैं, उसके आगे फिस्कल लग गया तो मतलब फंडिंग, फिस्कल, पैसा उस सब से रिलेटेड है। अब हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट है वो इतना ही है कि जब कोई टैक्स लेवी होता है और कलेक्ट होता है, अगर वो सेंटर कर रही है पर वो होली असाइंड हमने स्टेट को करा है, तो आर्टिकल 269 के हिसाब से हम उसे रूल करते हैं। अब हमें पता है कि जीएसटी लगता है, तो एक इंटर स्टेट जीएसटी होता है, तो उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे यूनियन और स्टेट में, वो हमारा जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे होगा। और जो भी टैक्स और कलेक्ट यूनियन कर रही है और वो बाकी के जीएसटी को छोड़ के कैसे डिवाइड होंगे, वो हमारा फाइनेंस कमीशन हमें डिसाइड करता है, आर्टिकल 270। ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन को अगर हम रिवाइज करना चाहें अपने आप से, तो प्रेसिडेंट उसको मतलब फॉर्म करते हैं, हर 5 ईयर के बाद होता है। अब ग्रांट्स एंड एड देख लेते हैं। ग्रांट्स एंड एड में एक स्टैट्यूटरी ग्रांट होती है आर्टिकल 275 के हिसाब से, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है आर्टिकल 282 के हिसाब से। बोरोइंग्स में अगर हम देखें, आर्टिकल 292 में लिखा है कि जो हमारा यूनियन है वो तो विद इन और आउटसाइड दोनों से बोरो कर सकता है, बट जो हमारा स्टेट है आर्टिकल 293 के हिसाब से वो सिर्फ इंडिया से बोरो कर सकता है, अब्रॉड से नहीं कर सकता। और अगर स्टेट पे ऑलरेडी मतलब यूनियन का लोन है और वो दे नहीं रहा है, तो उसको वो और कोई बोरोइंग नहीं कर सकता प्रायर कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के। फाइनेंस कमीशन 280 के हिसाब से प्रोवाइड होता है। उसमें प्रेसिडेंट हमको मतलब फाइनेंस कमीशन बनाता है हर 5 साल में। अब ईवीएम वीवीपैट देख लेते हैं। इलेक्शन ईयर है तो यार बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे कि एक केस चल रहा था। अगर हम इसका करंट देखें कि एडीआर, हाँ ये जो है ना, एडीआर ने बोला था कि जो वीवीपैट की स्लिप्स होती हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन सारी उनके साथ मैच करे, उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया हमारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा भी, इलेक्शन कमीशन से बात करी कि थोड़ा और ज़्यादा, तो ये हर एक वीवीपैट की जो भी रिकॉर्ड है वो तो मैच करना फिजिबल ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए तो मना कर दिया है। हम वीवीपैट की जर्नी देख लेते हैं। तो आर्टिकल ईयर 1982 में पहली बार बाई इलेक्शन इन केरला में ये हुआ था। फिर 1989 में ये हमारा जो है आरपीए एक्ट 1951 में अमेंड हुआ और उसमें ईवीएम यूज़ परमिट हो गया। 2004 में सब इलेक्शन जनरल इलेक्शन में यूज़ हुआ पहली बार। फिर 2013 में वीवीपैट आया, हमारा मैंडेट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही कराई। आप देखना सुप्रीम कोर्ट का कितना ज़्यादा रोल है इसमें। 2019 में क्या हुआ कि वीवीपैट वेरिफिकेशन भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एटलीस्ट 5 ईवीएम्स पर असेंबली आप मैच करो। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो रिक्वेस्ट है वो डिसमिस कर दी कि भाई सारी की सारी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो ईवीएम क्या है, ये तो यार बहुत ही टुच्चा है, ये क्या पड़े। बट मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि कभी ना कभी तो यूपीएससी इसमें घुमाएगा हमको। तो ईवीएम कौन बनाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है। ठीक, और उसमें 3 बेसिक यूनिट होती हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। वीवीपैट में क्या होता है, एक स्लिप आती है, उसमें सीरियल नंबर, नेम और सिंबल ऑफ कैंडिडेट लिखा होता है, और वो सिर्फ 4 सेकंड का विंडो होता है। उसमें मतलब जो भी वोटर है वो चेक कर सकता है कि हाँ जिसका बटन उसने दबाया है तो उसी का वोट उसने रिकॉर्ड करा है। अब गोवा पहला स्टेट बना था जिसने वीवीपैट यूज़ किया था विद ऑल ईवीएम्स इन 2017 लेजिस्लेटिव इलेक्शन। अब वीवीपैट वर फुली डिप्लॉयड इन 2019 जनरल इलेक्शन। एडवांटेज वगैरह तो छोड़ो, अब ह्यूमन राइट कमीशन देख लेते हैं। ये वाला GANHRI, यूनाइटेड नेशन लिंक ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, इसने ना हमारे NHRCI को फिर से एक्रीडिटेशन डेफर कर दिया है, 2nd ईयर इन अ रो। मतलब आई डोंट नो ये हमारे ह्यूमन राइट के साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो हमारा अब हम तो पढ़ लेते हैं। NHRC हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ह्यूमन राइट एक्ट के हिसाब से, ये डिफ़ाइन भी करती है ह्यूमन राइट एक्ट को, और उसमें हमने लिखा भी हुआ है कि जो भी इंटरनेशनली राइट्स मिलेंगे वो भी एनफोर्सेबल
करवा लेंगे हम इंडिया में कोर्ट से। अब अपॉइंटमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर को। किसकी रिकमेंडेशन पे एक कमेटी होती है जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उस कमेटी में कौन कौन होता है, लोकसभा के स्पीकर, मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज यूनियन होम अफेयर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों के, राज्यसभा लोकसभा दोनों के, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, फिर हम कंपोजिशन एक बार देख लेते हैं। चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। मतलब कोई जो इनके चेयरपर्सन होंगे ना, NCM के, NCBC के, NCSC के, NCST के, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड PCR के, और वुमेन के, तो ये सब जो भी इसका चेयरपर्सन हो वो अपने आप ही डीम्ड उसका मेंबर बन जाएगा NCRC का। ये याद रखेंगे थोड़ा सा। 7 डीम्ड मेंबर्स, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो भी मेंबर होगा, मतलब चीफ कमिश्नर होगा, वो बन जाएगा। अब टेन्योर क्या होता है, 3 साल का होता है या फिर 70 की एज, जो भी पहले हो, और एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। और इनको रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसमें ये याद रखना है कि कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में यह है यार, एक तो कंप्लेन जो है 1 साल से पहले की आनी चाहिए। 1 साल के बाद इंसिडेंट, मतलब एक इंसिडेंट को हुए 1 साल हो गए उसके बाद तुम नहीं दे सकते। और जो भी अगर ह्यूमन वायलेशन आर्म्ड फोर्सेस ने करा है तो वो सेंटर से रिपोर्ट मांग सकती है। बट जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो तो मांग भी नहीं सकती इन्फॉर्मेशन यूनियन से रिगार्डिंग वायलेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो ये इसका बैकग्राउंड आपको बताइए। जितना ज़्यादा वो पतंजलि का चल रहा है केस की, बट ऐसा नहीं है कि पतंजलि करती है, काफ़ी सारा है, पर पतंजलि ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और फिर उसका एटीट्यूड भी थोड़ा ख़राब था। अपॉलॉजी भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये सब थोड़ा पॉलिटिक्स से कम थोड़ा कर लिया करो कनेक्ट, तो ईजी रहेगा। तो हमें पता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, यार ये अभी याद लग रहा है, पर अगर कंज्यूमर की जगह कुछ और आ जाता है ना तो लगता है हाँ यार उससे भी होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद ये तो सारे एक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी न्यूज़ में था वो था ड्रग मैजिक एंड रेमेडीज़ एक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग ट्रू करेक्टर ऑफ द ड्रग। और फिर सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज़ की कोरोना गायब हो जाएगा और ये सब, समझ रहे हो। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, कैंसर के लिए पतंजलि चलाता है, डायबिटीज़ के लिए चलाता है बिना किसी उस क्लेम के, ठीक है, मतलब क्लेम करता है इतना। और उसमें ये सब आता है, तालिस्मान, मंत्रा, कवच, ये सब पहन लो, इससे हो जाएगा। और एलिज्ड पोजेसिस मिरेकुलस पावर्स ऑफ डायग्नोसिस, क्योर एंड मिटिगेशन। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है, इलेक्शन। यार इलेक्शन में तो इस आपको अगर कुछ भी पता है ना इलेक्शन का तो अच्छे से पढ़ लो। अब ये डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा है, जो हमारे इलेक्शन में लड़ रहे हैं ना कैंडिडेट, उनके पास भी राइट टू प्राइवेसी है। अब आप उनसे ना हर इर्रेलेवेंट कैंडिडेट पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ में नहीं लानी उनकी पर्सनल लाइफ, कि आप हर मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं मांग सकते कि सबका न्यूज़ दो, कि स्टेशनरी कितनी, फर्नीचर कितनी, क्रॉकरी कौन सी कंपनी की, जूते कौन से पहन रखे हैं, क्लोथिंग, मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि आप हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे उनके वो नहीं कर सकते, राइट टू नो नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। तो इससे बैकवर्ड लिंकेजेस में तो मुझे लगता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि RPA एक्ट में किस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने बताना है। तो सेक्शन 33 और सेक्शन 36 में था कि जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन की अगर उनको पता चले कि डिफेक्ट है सब्सटेंशियल करेक्टर, ठीक। अब ये होम वोटिंग पहली बार ECI ने करी, किसके लिए, PWDs और 85 से ऊपर के लिए। और PWDs में भी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए। अब यार इसमें कुछ रीपोलिंग को लेकर और ये सब था। मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि इस बार आ सकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे क्योंकि इसको लेके असम और शायद मणिपुर वगैरह में कुछ हो गया था, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं PT की जगह। बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ने डिक्लेयर करा था 19 अप्रैल में कि वोटिंग जो है वॉइड है 11 पोलिंग स्टेशन मणिपुर में और 8 पोलिंग स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो अब वोटिंग हाईजैक वगैरह, हाँ सॉरी यार ये पता नहीं पेन कैसे काम कर रहा है। हाँ तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में तो हमारे वो कुछ मतलब
हमले वगैरह हो गया था और एक डेथ के बाद एक डेथ भी हो गई थी कैंडिडेट की मध्य प्रदेश के हिसाब से। तो उन सब से रिलेटेड है कि रूल्स क्या हैं अगर किसी की डेथ होती है या फिर बूथ कैप्चरिंग होती है या फिर कोई हाईजैक करता है। तो ये पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन हाईजैक ऑफ ईवीएम्स। सेक्शन 58, फ्रेश पोल इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ईटीसी ऑफ बैलेट बॉक्सेस। ये RPA 51 इस बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ECI ने डिक्लेयर करा कि वोटिंग एट पोलिंग स्टेशन वॉइड होगी अगर कुछ कंडीशंस हैं। अगर अनऑथराइज पर्सन जो है वो अनलॉफुली टेकन अवे एनी EVM और एनी EVM हैज़ बीन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट और डैमेज। अब मैकेनिकल फेलियर डेवलप इन एनी EVM ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स। तो इन सब में क्या होगा, जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा EC को, और जो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर है स्टेट का रेलेवेंट फैक्ट्स बताएगा रिटर्निंग ऑफिसर उनको, और वो दोनों कंसीडर करेंगे और फिर ECI डिक्लेयर कर सकता है या तो पोल वॉइड कर सकता है और फॉर्मली फिक्स कर सकता है दूसरी डेट। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो होंगे वो इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे राइटिंग में, एक नोटिस पोस्ट किया जाएगा और अनाउंसमेंट पता है कैसे होगी, बीट ऑफ ड्रम टू इन्फॉर्म द वोटर्स। मतलब ये हमारा पुराना तरीका है, कितना अच्छा है ना, अभी भी यही चल रहा है कि हम ढोल नगाड़े बजा के, इन द सेंस अगर हिंदी में बोले तो वोटर्स को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब वोटिंग जो है दूसरे दिन है। अगर डिस्ट्रैक्शन और हाईजैक हो जाती है उसमें ये 3 कंडीशन है। अब ऑल वोटर्स अलाउड होंगे कि वो वोट कर सकें फ्रेश पोल पे, और मिडिल फिंगर पे हम उनकी फिर इंक लगा देंगे क्योंकि कुछ ने तो दे दिया होगा ना, उसके बाद ही कुछ हाईजैकिंग वगैरह हो गई होगी। फिर ओरिजिनल पोल का जो है वो लेफ़्ट फिंगर पे जो पता ही होता है। अब और अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा हाईजैक हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हुआ है, ये 3। अब बूथ कैप्चरिंग डिफ़ाइन करी गई है, हम लूजली यूज़ कर लेते हैं बूथ कैप्चरिंग, बट नहीं, यहाँ पे डिफाइंड है अंडर सेक्शन 135A ऑफ RPA। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, या तो सीजर हो जाए पोलिंग स्टेशन का अफेक्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, वो पोजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, इंटिमिडेटिंग थ्रेटनिंग एनी इलेक्टर और प्रिवेंटिंग देम गोइंग टू, और या फिर काउंटिंग प्लेस अफेक्टिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स हो जाए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इन एनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़। तो बूथ कैप्चरिंग जो है वो पनिशेबल है और 1 से 3 साल के लिए, अंडर 3 to 5 ईयर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर नॉर्मल पर्सन बूथ कैप्चर करता है तो उसको 1 to 3 ईयर है, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो वो 3 से 5 साल है। इंटरेस्टिंग टू नो ना ये सब, तो आ सकता है। अब अंडर सेक्शन 58A में क्या है RPA के, कि अगर बूथ कैप्चरिंग हुई है पोलिंग स्टेशन पे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इमीडिएटली क्लोज कर देगा कंट्रोल यूनिट सारी EVM के, डिटैच कर देगा बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से, और अंडर आर्टिकल 49 से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से वो इन्फॉर्म करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, फिर वो इन्फॉर्म करेगा हमारा ECI को, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर ECI डिक्लेयर कर सकता है वो पोल स्टेशन पे कि वो वॉइड है और एक फ्रेश इलेक्शन कर सकता है। काउंटरमेंट टू द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बोथ कैप्चरिंग हैज़ टेकन प्लेस इन नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन और इट हैज़ बीन अफेक्टेड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक, अब अगर कोई और अनफोर्सिन जैसे सुनामी वगैरह ये सब आ गई तो क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास रूल्स हैं। तो अगर जो पोलिंग स्टेशन में मतलब वो है ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, वो अर्जन कर देगा पोलिंग एट द पोलिंग स्टेशन अंडर आर्टिकल 57 ऑफ RPA। सेक्शन तो याद नहीं रखना, पर जस्ट कि अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नॉन रिसिप्ट लॉस और डैमेज हो गया एसेंशियल पोलिंग मटेरियल को, इंटरप्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई भी राइट हो गया, ओपन वायलेंस हो गया, या नॉन अराइवल ऑफ पोलिंग पार्टी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और कोई भी सर्विस में डिफ़िकल्टी, तो क्या होगा, या फिर नॉन कमेंसमेंट ऑफ पोल विद इन 2 आवर, अगर 2 आवर तक कोई भी पोल डालने नहीं आया, मतलब वोट डालने नहीं आया शेड्यूल टाइम के, तो माल फंक्शनिंग हो गई या अदर कुछ भी हो पाया। आफ्टर सीकिंग द इलेक्शन कमीशन अप्रूवल अर्जेंट हो जाएंगे पोल, और फिर वो रिकमेंड करेंगे फ्रॉम द स्टेज एट विच टाइम विच इट वाज लेफ्ट, मतलब जिस स्टेज पे वो छूटा था फिर उसी से होगा, और जो इलेक्टर बचा था सिर्फ वही वो वोट करेंगे दोबारा। अभी तक तो हमने देखा कि सारे वोटर दोबारा करेंगे, मिडिल फिंगर नहीं, नेचुरल कैलेमिटी है ये सब आता है, तो इसमें जो बचे हैं सिर्फ वोटिंग डालने से सिर्फ वही कर पाएंगे। अब अगर डेथ हो जाती है किसी की
इस बार हुई भी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना। तो फिर क्या करेंगे हम देख लेते हैं। अंडर मतलब सेक्शन वही आरपीए का सेक्शन चल रहा है, ये अमेंड भी हुआ था 1996 में कि द पोल शैल बी अर्जेंट ओनली इन द केस ऑफ डेथ और ऑफ अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की डेथ होगी तो ही पोल जो है वो अर्जेंट होना चाहिए। अब रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जो कि या तो नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो या स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो। अंडर किसके अंडर? इलेक्शन सिंबल्स एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के अंदर। ठीक, अब प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होते हैं इफ़ कैंडिडेट विद द वैलिड नॉमिनेशन, मतलब आपके पास एक वैलिड नॉमिनेशन है कैंडिडेचर के पास, अगर वो मर जाता है, वो भी आफ्टर 11, मतलब आफ्टर 11 के बाद वो मर जाता है ऑन द लास्ट डे फॉर द मेकिंग नॉमिनेशन, क्योंकि अब उसके बाद नॉमिनेशन नहीं होंगे ना, तो अंटिल द कमेंसमेंट ऑफ पोल। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा यही सब ईसीआई को, और वो फिर ऑर्डर देगा, एडजेंट कर देगा पोल को, और नई डेट नोटिफाई होगी। फिर वो कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को बोलेगा कि भाई आप अपना दूसरा कैंडिडेट जो है वो भी नॉमिनेट करो। ठीक है, फिर उसके हिसाब से इलेक्शन होगा। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट नॉमिनेट विद इन 7 डेज नॉमिनेट कर देनी चाहिए। एंड इफ़ द इलेक्शन ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, अगर कोई लिस्ट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गई है तो दोबारा से पब्लिश होगी, फ्रेश लिस्ट प्रिपेयर होगी और पब्लिश होगी, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड द कैंडिडेचर। अभी बैतुल में क्या है, एक कैंडिडेट की डेथ हुई एक दिन आफ्टर द लास्ट डे ऑफ कैंडिडेट, देयरफॉर पोल्स वर एडजर्न्ड। हाउएवर इन द मुरादाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ? कैंडिडेट सफर डेथ बिफोर वोटिंग इन विच द बाई इलेक्शन विल बी हेल्ड इफ़ ही विन्स द इलेक्शन। अगर वोटिंग से पहले वो मतलब डेथ हो जाती है तो बाई इलेक्शन होंगे, अगर जो जीतने वाला है वो वही होता है। तो आई नो बहुत टाइम लग गया इसमें, बट पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा। तो आई होप कि आपको वर्थ लगे ये। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक क्यूरेटिव पेटिशन होती है, हमको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जो ऑर्डर दिया है उसको दोबारा से भी देख सकता है। उसमें दिल्ली मेट्रो का, ये कॉरपोरेशन का भी उसने दिया है। अब ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है जो अवेलेबल होती है, और ये केस भी इंपॉर्टेंट है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस जो है, इसमें शेप मिली थी क्यूरेटिव पेटिशन को। अब ये पावर कहाँ से फ्लो होती है? आर्टिकल 129 जो कि है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और आर्टिकल 142 जो है कंप्लीट जस्टिस। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यार ये तो रटा होना चाहिए। अब इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं। इसमें तो काफ़ी कम चीज़ें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। अब ये आकुस वाकुस तो मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि ये तो हम अब इतना पढ़ चुके हैं कि हमें याद होता है। आकुस की हमें पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। अब इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि अभी जापान ना पिलर 2 में तो इंक्लूड हो गया, मेंबर नहीं बना है, तो इसके हम पिलर देख लेते हैं भाई कितने होते हैं। तो इसके 2 पिलर होते हैं। पहले में तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो अभी तो यूके यूएस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। दूसरा पिलर क्या है? वो एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की, ऑफकोर्स, तो उसमें जापान ले लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, पर जब हो जाएगा जब देखेंगे। अभी तो इतना ही ध्यान रखना है कि भाई 2 पिलर होते हैं, उसमें से सेकंड में जापान आ गया है, और अभी फर्स्ट में तो हमारा ऑकस चल ही रहा है। अब इंडिया में हमारे क्वाड है, जो स्क्वाड है, क्वाड है, इसको क्वाड ही बोलेंगे ना। मैं तो बिल्कुल ही छोटी बातों पे ही स्टक हो जाती हूँ। हाँ, तो मतलब उसमें इंडिया है, पर वो अलग है, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलिट्री को रिलेटेड नहीं है। पर ऑकस तो डायरेक्टली बोलता है कि हाँ भाई हम तो काउंटर चाइना कर रहे हैं। ठीक, अब ये ना एक इम्पॉर्टेंट ये जो हमें गलत लग सकती है कि ये लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट, बस इतना ही है इसमें तो। अब यूएन मेंबरशिप का जो है वो प्रोसीजर क्या है कि एक स्टेट को, ये पैलेस्टीन को मेंबर बनाने की बात चल रही है और इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक स्टेट पहले तो चार्टर कमेटी का एक्सेप्ट करेगी बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी जनरल। फिर यूएनएससी रिक्वायरिंग अफर्मेटिव वोट्स 9 आउट ऑफ 15 वोट्स चाहिए, और कोई भी परमानेंट मेंबर 5 में से P5 में से वीटो नहीं करना चाहिए, मतलब वही डिफ़िकल्ट है बहुत। इफ़ रिकमेंडेड तो फिर वो यूएनजीए के पास जाएगा, फिर वो 2/3 मेजॉरिटी से वोट करेगी, तब जाके वो मेंबरशिप जो है वो मिलेगी एक स्टेट को, पर मतलब पूरी फुल मेंबर बनने की यूएन की। अब इसका तो बस UNCTAD का नाम चेंज कर दिया है,
AD हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है सिर्फ कॉन्फ्रेंस सीट हटाया है, बाकी तो सब सेम ही है। अब ये होता क्या है, ये बस इसमें याद रखना है थोड़ा सा, एडिस अबाबा एजेंडा 2015 अदर 4 मेजर इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करता है, वो है वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNDP। अब इसमें ना ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ये प्रोग्राम से देखे कि ये किसका है। तो डेप्थ मैनेजमेंट एंड डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम, DMFAS, ये हमारा मोस्टली IMF के पूछता है, पर अगर इसका भी पूछ सकता है ना, तो UNCAD का है ये, CTAD का सॉरी। अब हम देखते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब ये यूरेशियन है, नॉट यूरोप। तो यूरेशियन में कंट्रीज़ याद कर लेते हैं बस, अर्मेनिया, बेलारूस। आई थॉट कि इसमें वो सब होगा, तजाकिस्तान वगैरह, बट ऐसा नहीं है। एक अर्मेनिया है, एक बेलारूस है, एक कजाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है और एक रशिया है। तो इंडिया इससे सब बातें कर रहा है, वो तो चलो जब बातें होती रहती हैं, बट मेंबर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कर लेते हैं। ABKKR, ABKKR, KKR पता है ना कौन है, अब की बार KKR KKR मैच वो भी तो जीत गई ना IPL, हाँ, तो उससे याद कर लेते हैं। वाह, अब KKR, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया। चलो हो क्या याद। अब इनिशिएटिव चल रहे हैं कुछ, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो यार इंडिया तो बहुत सारे पीस कीपर्स भेजता है, वन ऑफ द हाईएस्ट। अब उनके साथ क्राइम्स होते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी इंडिया काफ़ी बात करता है। ऑफकोर्स हमारे हाई गेस्ट है तो हम तो बात करेंगे, और कंट्रीज से वैसी बातें करते हैं, अगर उनका कुछ फ़र्क ना पड़ता हो तो करते नहीं। आई डोंट नो वाई दे आर सो इनएक्टिव। बट हमने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया, ये बहुत न्यूज़ में था पिछले साल, तो बहुत ही ज़्यादा था इनके साथ जो भी चल रहा था, क्योंकि अफ्रीका में ये मोस्टली होते हैं, और अफ्रीका में आपको बताइए कितने खूबसूरत हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ यूनियन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है हमने, जो एक न्यू डेटाबेस डिज़ाइन करेगा, रिकॉर्ड करेगा क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर, और फिर जो अकाउंटेबली हम करेंगे ना जो इनके साथ हो रहा है, तो फिर बस उनको ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 1988 में, इतना ही याद करेंगे। अब जो हमारे इंडिया के जगित पवाडिया साहब हैं, वो री इलेक्टेड हुए हैं INCB में, मतलब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, थर्ड टाइम, 2025 से 2030 के लिए। अब ये क्या है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है UN ड्रग कंट्रोल की। 131 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 5 ईयर्स। आवाज़ कट कट के आ रही है क्या मेरी यार? आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी आवाज़ कट रही है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा, अब आई होप ना कट रही हो। चलो अब तो जो भी होगा, एक बार रुको, 1 सेकंड रुको बस। आई होप अब ठीक आए, बाकी मुझे तो पता ही नहीं लगेगा जब तक, या तो मैं फिर वीडियो स्टॉप करके देखूं। अब ये देखो प्लेसेस एंड न्यूज़ है। अब इसमें तो मुझे तो ये सब तो भैया ऐसे तो पूरी कंट्री के पूरा वर्ल्ड मैप ही लगा दिया है इन्होंने। बस एक मुझे ये थोड़ा सा लगा, अफार ट्रायंगल, उसमें भी क्या है, एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है जो कि रिफ्ट वैली की वजह से है, इथोपिया और इरिट्रिया जैसे रीजन में। यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला रीजन में, बस यही थोड़ा सा है कि अफार ट्रायंगल हमारा उससे रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका से। बस बाकी तो सच्ची में कुछ नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, अगर आपको लग रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखो ये रहा अफार ट्रायंगल, ठीक है। एटिया, जिबूती और इथोपिया आवास रीजन है, जो इसकी मेन रीजन है, रिवर है। इतना ऐड करते हैं ना ये लोग। अब यार बायलैटरल रिलेशन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, तो ना मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ती, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती। अब डिज़ास्टर पॉलिसी में देख लेते हैं क्या होती है। वो तो एक कंट्री एफर्ट करती है कि वो एड और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी दूसरी कंट्रीज़ को जो भी अफेक्टेड है नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर से। बस पर इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोएलिशन जो है डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो 2019 में बनी थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ही वो पार्टनरशिप मतलब इनिशिएट करी थी UNCA के उसमें, न्यूयॉर्क में। 2 प्राइवेट मेंबर एसोसिएशन भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। हमको लग सकता है प्राइवेट मेंबरशिप ना हो, पर है, और इंडिया मेंबर तो हो गई जब उसने करा है। ओस्लो गाइडलाइंस ये फॉलो करते हैं, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी ऑपरेशन हम तो बहुत ही मदद करते हैं। ऑपरेशन दोस्त हमने करा तुर्की को लेके, और ऑपरेशन करूणा हमने करा था म्यांमार जब साइक्लोन से हिट हुआ था।
बस चबार पोर्ट हमें पता ही है, हमारा ईरान का चबार पोर्ट। फिर शेंगन एरिया जो है सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैवल फ्री एरिया है, फ्री ट्रैवल एरिया, सॉरी ट्रैवल फ्री नहीं, फ्री ट्रैवल एरिया कंप्राइजिंग ऑफ 27 कंट्रीज़। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारी यू कंट्रीज़ ही हैं या फिर EU के अलावा कोई और नहीं है। 23 EU कंट्रीज़ हैं और सारी मेंबर जो EFTA के हैं वो हैं, जिनके साथ हमारा अभी पार्टनरशिप भी हुआ है। आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड। ठीक। अब हवाना सिंड्रोम क्या है ये पता नहीं है इनको, मतलब सॉरी हाँ, तो हवाना सिंड्रोम है कि एक मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं जो कि US इंटेलिजेंस के देखे जाते हैं। जो भी एम्बेसीज, जो भी दूसरी कंट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं, उन्हें कोई सुनने में दिक्कत होती है या फिर आउटसाइड नॉइज़ नहीं आती। ये पहली बार हवाना क्यूबा में डिटेक्ट हुआ था, तो इसका नाम इसलिए हवाना सिंड्रोम है, ये तो ना पूछा जाए। डाफूर क्राइसिस क्या है, ये सूडान का क्राइसिस, ये डाफूर रीजन है उसको लेके चल रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगर क्राइसिस है यार, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पिछली बार पूछा भी था शायद सूडान को लेके, तो देख लेना। इरेस क्रॉसिंग है इसराइल की, इसराइल का तो सब कुछ याद ही कर लेना है। 3 यहाँ पे क्रॉसिंग है इसराइल की जो आप याद रख लेना। रफ़ा जो हमें पता ही है, ये इकलौती क्रॉसिंग है जो हमारी इजिप्ट में खुलती है और इसराइल के कंट्रोल में थोड़ी कम है। फिर दूसरी जो है वो दोनों इसराइल से बाउंडेड है। एक है हमारी इरेस, ये रही इरेस, और दूसरा है हमारा अबू सलीम या करीम शालोम। ओके। डिफेंस सेक्टर में यार इस वक्त हमारा सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट चल रहा है और एक्सपोर्ट पे काफ़ी बात भी चल रही है, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। मतलब इसमें भी मुझे नहीं लगता है कभी पूछा जाएगा, बट जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी होता है कि ये कैटेगरीज होती हैं कुछ जिसमें इंडिजीनियस कंटेंट के हिसाब से होता है कैटेगराइजेशन। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस सब बेकार है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। ऑफकोर्स ये तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा, इन सब के नाम से आपको पता लग जाएगा कौन सी TT किस क्या हो रहा है। बट एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, उसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया हमें स्पेस ऑब्जेक्ट जो है रजिस्टर करने हैं, बट वो किसके साथ, मतलब कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है उसमें। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN है, उसको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रेशन और ये सब के बारे में। ये आपको शायद कोई और लिख के दे दे तो आप गलत कर सकते हो, मैंने कर दिया था इसलिए मुझे लगा कि शायद आप भी कर सकते हो। और फिर इंडिया जो है उसने साइन और रेटिफाई तो बहुत सारे कर रखे हैं, बट मून ट्रीटी जो है उसने साइन कर रखी है, अभी रेटिफाई नहीं करी है। और कॉपुअस जो है वो पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली। ये कमिटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस 1959। ठीक। आसफा मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, आई होप ना पूछें। ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स भी बेकार है, मतलब पूछेंगे नहीं, ये सब मेंस में मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑपरेशन मेघदूत हमें बताइए, सियाचिन ग्लेशियर में हमने किया था, तो उसके कुछ ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं ये सब तो देखने जाएंगे। तो बस सियाचिन ग्लेशियर के इस बार तो सारे ग्लेशियर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लेशियर को लेके काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, चाहे वो हो क्लाइमेट एक्सचेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके या कुछ भी। अब UN के पार्लियामेंट ने वो असाइलम वाला बिल पास कर दिया था, तो उसके लेके काफ़ी ज़्यादा मेरा न्यूज़ में रहता ही था, तो थोड़ा देख लेंगे। रवांडा की ज्योग्राफी देख लेना थोड़ी सी, यहाँ पे देख लेते हैं रेफ्यूजी कन्वेंशन को। तो इंडिया जो है पार्ट नहीं है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की, बट यार ऐसा नहीं है कि हम पार्ट नहीं होते, हम बहुत कुछ बुरा करते हैं, नहीं, हम फिर भी असाइलम प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी को हमारे नेबरिंग स्टेट से। और हम बस ये है कि हम नेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी हमने कोई बना नहीं रखा है ऐसे, क्योंकि हमने कन्वेंशन भी साइन नहीं करी हुई, मतलब पार्टी नहीं गए हैं, तो बस ऐसा है। बाकी हम सब कुछ फॉलो करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल्स का भी ड्राफ्ट ही आया है, तो आई डोंट थिंक कि वो अभी पूछेंगे, बट हमको इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि हम ना 1884 का यूज़ कर रहे थे अभी तक, बताओ, जिसमें हमारे राज बिहारी बोस जी जो हैं वो एक गदर पार्टी के लीडर, और वो भी एक बार चार्ज हो गए थे इसके अंडर। बाकी ये सब तो बेकार है। अब इकॉनमी में आते हैं, ये तो बिल्कुल ही स्टैटिक पार्ट है, इसमें बस ये ट्रेंड ये है कि स्टडीली इंक्रीजिंग नहीं है, स्टडीली डिक्रीजिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है ये सब। बट इसमें हम ये तो सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूबल्स। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो एक बड़ी टर्म हो गई, फिर उसके अंडर आता है ये GFCF, चेंज इन स्टॉक्स एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूबल्स। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है यार? कैपिटल फॉर्मेशन होती है हम अपने रिसोर्सेज एसेट्स में डाल रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, ठीक। और कैपिटल फॉर्मेशन से हेल्प क्या होती है? मनी मल्टीप्लायर होता है हमारा, और ये लॉन्ग टर्म में होते हैं। ये सब तो हमको पता है, बट द थिंग इज हम भूलेंगे क्या कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। तो इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होता, मशीनरी जो फिक्स कंजप्शन के लिए वो इंक्लूड नहीं होती, या फिर जो भी लॉस है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपको याद ना रहे? जो लाइफ स्टॉक हम ऐड करेंगे, जो भी गाय भैंस हम खरीदेंगे वो भी हमारा कैपिटल में आएगा। जो भी कल्टिवेटेड क्रॉप हम हार्वेस्ट करेंगे, जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस में हम खर्च करेंगे एसेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए, वो सब आएगा। तो समझ गए ना कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस है तो मतलब डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। वो होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल बोले तो प्लांट मशीनरी। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बोले तो जो हमारी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड होते हैं जो इन्वेंट्री में रखे होते हैं ना, स्टॉक में रखे होते हैं, उन सब का अगर स्टॉक चेंज होगा जो भी होगा उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और वैल्यूबल्स, सोना चांदी ये सब खरीदेंगे तो वो भी कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, ठीक। बस इसमें तो यही हमें पता है, ग्रोथ मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सब तो पता ही है। अब हम अर्बन पॉवर्टी देख लेते हैं। अर्बन पॉवर्टी के नाम से आपको गिनी कोफिशिएंट रिवाइज करना है, लोरेंस कर्व रिवाइज करना है, पाल्मर रेशियो रिवाइज करना है, ये सब रिवाइज करना। अर्बन पॉवर्टी सिर्फ इसमें तो यही है कि जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो ILO निकालता है। मुझे लगा था इंडियन एम्प्लॉयमेंट है तो कोई इंडिया की RBI या नीति आयोग वगैरह निकालता होगा, बट नहीं, ILO निकालता है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के नाम से, ठीक। बस इतना ही याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनहेरिटेंस टैक्स को लेके, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ज़्यादा ही टॉपिक छेड़ दिया था। खैर वो तो पॉलिटिक्स हो गई सब, बट आई एम तो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा था इसके बारे में। हाँ, तो मतलब इसमें हमें ये याद रखना है कि इंडिया में था इनहेरिटेंस टैक्स, पर फिर हटा दिया गया। वो एस्टेट ड्यूटी था इंडिया में 1953 तक, फिर 85 में हटा दिया। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है कोई कंट्री नहीं है, साउथ कोरिया, जापान, US इन सब में है। बस इससे एक चीज़ याद रखना कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए ये लाया जाता है कि जिसके पास मतलब वेल्थ है उसके पास ही ना रहे, कि उसकी जनरेशन, उसकी पुश्ते ही मतलब उनके पास ही। जैसे आपके पापा ने 2 लैंड खरीदी, वो बिना अब उस आप जो उनके बच्चे हो फिर उसके पास 2 तो है ही ना बाय बर्थ, फिर उसके बाद वो ऐड होता रहे, उससे कोई टैक्स ना कटे, कुछ ना कटे, तो एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो उस रीज़न को लेके ये आया था, इंडिया में तो नहीं पहुंच पाया। हाँ, तो हम इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, बीच में पता नहीं यार ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, टैब आया हो तो आधा ही पढ़ते हैं, आज इकोनॉमी कवर करते हैं बस, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता ये हैंडल कर पाएगा क्योंकि उसमें तो घंटों लग जाएंगे ना पूरी पढ़ने में, 100 पेजेस की है। तो इनहेरिटेंस टैक्स मैंने आपको बता दिया कि किस लिए होता है। हमारे में गिफ्ट टैक्स आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था 2004 में दोबारा से, वरना गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों ही हटा दिए थे बीच में, पर फिर वो दोबारा से आ गए। लिविंग वेज और मिनिमम वेज में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि लिविंग वेज क्या होता है कि जो भी नेसेसरी चाहिए एक हमारे वर्कर को, बट मिनिमम वेज क्या होता है, लीगल आर्ली वेज होते हैं जो एम्प्लॉय मस्ट पे देयर वर्कर, ये आर्ली बेसिस पे होते हैं। तो 1 घंटे के हिसाब से एक एम्प्लॉयर को कितने पैसे देने चाहिए, वो जो ज़रूरी है वो मिनिमम एज है। लिविंग वेज तो हमारे जो भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम वर्कर और फैमिली को देना चाहते हैं वो उससे है, बस कुछ नहीं और फालतू सब बकवास। हाँ, तो एसिड मोनेटाइजेशन में तो यार हम ये पढ़ते हैं ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसको हम रिवाइज कर लेंगे। विजय केलकर याद रखेंगे, 2012 में इन्होंने रिकमेंड करा था कमेटी ने। NHIA और इनविट्स आ चुका है 2023 में, तो अब तो नहीं आएगा। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, सपोज़ आपके पास कोई भी एक एसेट पड़ा है, सपोज़ आपके पास कोई एक फ़ोन पड़ा था जो आप यूज़ नहीं कर रहे थे, फिर आपने सोचा कि ये फ़ोन जो है टच पैड भी है
तो आपने किसी डिलीवरी बॉय को दे दिया कि मंथली आप मुझे इसके 100 रुपये दे देना और आप इसको यूज़ कर लो एज अ योर वो जो भी आप अपना ऑर्डर वगैरह लेने में, तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया और आपके लिए एक एसेट के लिए आपने एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू खोल दिया कि अब आपके उस फ़ोन से 100 रुपये आपको रोज़ हर महीने आ जाएंगे। तो इसको बड़े लेवल पे सोच लो, एक सरकार क्या कर सकती है, अपने रेलवे स्टेशन, अपने रोड्स, अपने मतलब अपनी मशीनरीज, अपने लैंड, जो भी सब कुछ दे सकती है वो एक मोनेटाइज करेगी, उससे पैसे निकालने की कोशिश करेगी। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है जिसमें 13 सेक्टर्स हैं हमारे जो मोनेटाइज होंगे। ब्राउन फील्ड इंफ्रा के लिए होंगे, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड बोले तो बिल्कुल नया, ब्राउन फील्ड जो मतलब या तो सेमी कंस्ट्रक्टेड है या फिर फुली कंस्ट्रक्टेड है बट पार्शली कुछ और चल रहा है, तो ये सब ठीक। उसके बाद हमारा जो रेलवे है वो मतलब कैसे मोनेटाइज करेगा, उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए। फिर हमने लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाई और हमने एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी बनाया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यार ये मैंने एनपीओ की वीडियो में पूरा समझाया है, तो इसको दोबारा समझाना तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैंने खुद वो वीडियो देख के अपना पूरा रिवाइज कर लिया, तो आप भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। बट अभी ना आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कुछ डायरेक्शन निकाली है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो नेट ऑन फंड के हिसाब से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसको बोलेंगे, जिसके पास मिनिमम जो है उसका 300 करोड़ का नेट ऑन फंड होना चाहिए। उसे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को आरबीआई से पहले। फिर लीडर उसके जो बोर्ड्स पे होंगे वो उसकी एज लिमिट होगी कि भाई 70 तक एमडी और सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और वो 5 ईयर एट अ टाइम ही होगा और मैक्सिमम टेन्योर 15 होगा कंटिन्यूसली। ठीक। अब उसके बाद जो एआरसी है वो रिपोर्ट तो करेगी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को, नॉट आरबीआई, नॉट सेबी। बस इंटरनल ऑडिट करना है, इतना ही है। अब हम देखते हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट सा लगा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, इसमें ना कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब यूपीएससी को पूछने की आदत है। एज सच आपको ये समझ आना बहुत मुश्किल है, तो हम इसमें बेसिक याद रखेंगे कि ये एक एग्रीमेंट है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में। क्या एग्रीमेंट है, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, जो एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर को ट्रांसफ़र प्राइसिंग में, कि एक मेथड ऑफ प्राइसिंग हुआ। अब इन सब में मत जाओ यार, मैंने तो अकाउंट्स पढ़ी है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, मुझे भी डिफ़िकल्ट हुआ था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ ये टर्म्स देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है और एक आर्म लेंथ प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग क्या होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है देखते हैं हम। सोचो यार, अगर सपोज़ ये कोई अंबानी की कोई कंपनी है जियो, ठीक है, वो ये कुछ अपनी दूसरी अंबानी की कंपनी को कोई सामान बेच रहे हैं, इंटरनेट लगा रहे हैं सपोज़, मतलब ये तो बहुत ही छोटा हो गया। सपोज़ कि कोई टीवी फ़ोन बनाते हैं ना, वो फ़ोन की कोई चिप है जो एक कंपनी बना रही है, वो भी जियो ने ही कर रखी है, और जो फ़ोन बना रहे हैं पूरा का पूरा जिनको चिप ख़रीदनी पड़ती है कंपनी से, वो भी इन्होंने ही कर रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो चिप है ये अपनी कंपनी को तो किसी और दाम पे बेच रहे हैं, बाहर किसी और दाम पे बेच रहे हैं, पर बुक्स में तो वो ज़्यादा वाला दाम ही दिखा रहे हैं ताकि उनका प्रॉफिट दिखे। समझ पा रहे हो? आई होप समझ पा रहे हो, वरना तो छोड़ो, बस पढ़ लो, अब समझ आ जाएगा। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड अ सर्विस एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज डेट आर अंडर कॉमन ओनरशिप, जो कॉमन ओनरशिप के कंट्रोल में हैं। आई थिंक आई नीड टू टेक दिस। ठीक। जो कॉमन ओनरशिप के उस अंडर है ना, उसको लेके ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल फॉलो करो, कि एक प्रिंसिपल स्टेट्स करता है कि प्राइस जो भी एग्री हुआ है ना, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी सेम। प्राइस एग्रीड एट कंपेरेबल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में भी प्राइस जो एग्रीड हुआ है वो सेम होना चाहिए, अगर जो रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में हुआ है। बस इतना है, इतना ही ध्यान रखना है बस, और तो ये सब बेकार है। क्राउड फंडिंग हमको पता है सबको, बट हमको ये नहीं पता होगा कि एक क्राउड फंडिंग तो होती है कम्युनिटी, एक फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग भी होती है, जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग हो गई या इक्विटी क्राउड फंडिंग हो गई, कि क्राउड फंड ले लेते हैं फिर बाद में उनके बदले इक्विटी दे देते हैं बाद में। अब क्राउड फंडिंग जो है सेबी रेगुलेट करता है, ये शायद हम ना सोच पाएँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन रेगुलेट करता है, वो है सेबी।
सेबी ने कुछ गाइडलाइंस हैं कि सिर्फ एक्रीडेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब में, इतना तो याद भी नहीं रखना। और रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आप सबको पता ही है। ठीक, अब कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सेक्टर में। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या होता होगा, खुद सोचो एक सेकेंड। क्रेडिट, जो एक बैंक के पास जितना पैसा आता है, डिपॉजिट जितना भी आता है, उसका वो कितना क्रेडिट दे देता है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। अगर बैंक ज़्यादा क्रेडिट में दे रहा है तो मतलब जो हमारी मार्केट है उसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर बैंक डिपॉजिट ले रहा है बट जो कि उसकी एक लाइबिलिटी है और क्रेडिट में ज़्यादा नहीं दे रहा, अपने पास रिजर्व्स ज़्यादा रख रहा है या फिर जो भी कुछ कर रहा है, तो वो एक काइंड ऑफ बेड होगा। मनी मार्केट या फिर जो भी मार्केट है उसके लिए हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक, तो ये इंडियन बैंक्स आर बैटलिंग विद वर्स्ट डिपॉजिट क्रंच इन 20 ईयर्स, 80%। ठीक है, द क्रेडिट डिपॉजिट रो इज़ हाइएस्ट सिंस 2005। अब ये सब इतना ही है इसमें से। तो इन शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन एक बार देख लें, द रेशियो ऑफ हाउ मच बैंक लैंड्स आउट ऑफ द डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज्ड। ठीक, बैंक कितना लैंड कर रहा है उसकी डिपॉजिट्स में से, हायर क्या होगा, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बैंक का रिसोर्सेज जो है वो लोन्स को जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ देगा। बट उसके इम्प्लाइज क्या है कि रिस्क होगा, इसलिए हम CRR SLR ये सब लाते हैं ताकि रिस्क कम हो सके। पेमेंट एग्रीगेटर्स हमको पता ही है, जो इन प्रिंसिपल मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ कंपनीज होती हैं जो हेल्प करती हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने में। स्कोर 20 तो एक इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेस करने के लिए हमारा मैकेनिज़्म है जो कि सेबी ने बनाया। ऑफकोर्स इन्वेस्टर रिलेटेड कंप्लेंट्स है तो सेबी बनाएगी ना। फिर कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किसी एक कंपनी के, वो याद नहीं रखना। एक तो हमें इससे ये पता चलता है न्यूज़ से कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड होता है डिबेंचर को मतलब अप्रूव करने में। अब कन्वर्टेबल कंपलसरी है, कन्वर्टेबल हो जाएंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड और उस मतलब डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, नॉट अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक, पर वो कन्वर्टेबल हैं कि कुछ टाइम के बाद ये ना कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, और एक स्पेसिफाइड टाइम होगा उसका, ये पहले से डिसाइड होता है। तो ये हाइब्रिड होगा कि पहले तो ये डेट होंगे, फिर कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद जो इक्विटी हो जाएगी, फिर वो इक्विटी मार्केट हो जाएगी। ठीक, डेट इंस्ट्रूमेंट डेट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए रेस करने के लिए होता है। अब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस, जैसे डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं वैसे इंश्योरेंस कंपनीज भी होते हैं जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। इस इंपॉर्टेंट का मतलब टू बिग टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। हमारे इंडिया में कौन सी है, LIC है, GIC है और ये न्यू इंश्योरेंस कंपनी है। और ये कौन बताता है, ये बताता है हमारा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लिस्ट निकालता है। ठीक, बस इतना ही है। कंज्यूमर कौन, ये सब बेकार है, सिर्फ इसमें इतना याद रखेंगे कि RBI रिलीज़ करता है कंज्यूमर सर्वे, जो भी है बाई मंथली रिलीज़ होता है। ये सब बेकार है, ये तो सब पता है ना। तो फाइनल सेट ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स निकल गया, उसको हमने बोला है बेसल 3 एंड गेम। तो बस याद रखेंगे कि बेसल 3 एंड गेम्स वो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से ही है, बस उसका लास्ट सेट ऑफ रूल्स निकाल दिया है तो उसको बेसल 3 एंड गेम्स बोल दिया है। तो हम इसमें बेसल नॉर्म्स ही पढ़ लेंगे दोबारा से, जो कि हैं हमारी, ये पढ़ लेते हैं। इसमें भी बहुत ही मतलब एस तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, सिर्फ जो आपने याद करा है ना इससे मत पढ़ो, मुझे ये पता नहीं क्यों इतना वर्थ नहीं लगा। अपने जो नोट्स है ना बेसल नॉर्म्स वो उसी से पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा, इन्होंने इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ, पर इसमें कुछ देखो टर्म्स हैं जो ये सब लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो बैंक है ना उसमें दो मतलब बैंक का कोई भी वो है तो उसमें 2 तरीके की कैपिटल होती है, एक Tier 1 कैपिटल बैंक की बोलेंगे, एक Tier 2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल जिसे बोलते हैं, और Tier 1 कैपिटल जो होती है हमारी कोर कैपिटल होती है। कोर कैपिटल में क्या क्या आता है, पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक्स एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स जो होते हैं, ये परमानेंट होती है नेचर में, और हाई कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब लॉसेस।
सप्लीमेंट्री मतलब जो कोर को सप्लीमेंट करेगी, जिसमें क्या होगा अनडिस्क्लोज रिजर्व, बस इसी पे वो खेल सकता है, डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज पे। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हमारे जनरल प्रोविजंस और लॉस रिजर्व्स जो भी हैं वो टीयर 2 कैपिटल में आते हैं। ये कंसीडर कर जाती है लेस रिलायबल देन कैपिटल 1 और टीयर 1। ठीक, बस ये बेकार है बिल्कुल, मतलब मैं नहीं पढ़ती ये सब। IMF लैंडिंग, यार IMF हर बार पढ़ के जाना होता है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ करा दूँगी इसका। अब तो दिन ही कितने बचे हैं भाई, 10 दिन है, उसमें क्या ही करा दूँगी मैं। तो ये सब तो इससे तो बिल्कुल मत पढ़ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अपने सोर्स से पढ़ना तो सही रहेगा। ये भी बेकार है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल कितनी बार पढ़ोगे भाई, ये तो सब फुद्दू है। स्टील सेक्टर ये भी सब बेकार है, मुझे नहीं पढ़ना। अपना मिनरल्स एक जगह से पढ़ लो। कोल सेक्टर ये भी बेकार है। ये देख लेते हैं IPRPM फ्रेमवर्क। अभी दिल्ली कोर्ट ने बोला कि हल्दीराम जो है एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं ट्रेडमार्क्स वगैरह जो हम भूल जाते हैं। अब ये तो देखो लीगल प्रोविजन जो है वो याद रहेंगे, पेटेंट का पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क एक्ट, ये सब का। हमें सिर्फ जो हम भूलते हैं ना वो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है। तो पेटेंट से हम याद रखेंगे 20 ईयर, या मैंने तो ऐसे याद रखा था कि पेटेंट मतलब पापा, पी से पापा। एक लड़का जो है मैरिज, उसकी एज 21 है लीगली, तो वो पापा बन सकता है कब, 21। तो 21 के पास 20 आता है ना, बस बस इतना ही। आई नो थोड़ा बहुत ही वियर्ड है, बट मैंने ऐसे ही याद रखा है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ट्रेडमार्क और पेटेंट के टर्म ऑफ प्रोटेक्शन में। ट्रेडमार्क क्यों है, क्या है वो 10 साल तक रह सकता है। डिज़ाइन जो है हमारा 10+5। कॉपीराइट जो है हमारा वो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉपीराइट जो है हमारा वो लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के बाद 60 ईयर्स मरने के बाद। और प्रोड्यूसर का 60 ईयर होता है, परफॉर्मर का 50 ईयर होता है। और उसमें क्या क्या आता है, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क। GI जो है हमारा वो 10 साल तक होता है और रिन्यू हो सकता है। और ट्रेड सीक्रेट जो है हमारा वो जब तक मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ गार्ड हो रही है तब तक वो रह सकता है। ये कॉमन लॉ के अंदर होता है, बस इतना ही है। और तो मुझे लगता नहीं कुछ भी इम्पोर्टेंट है। फिक्की विक्की तो सब बेकार है। 97 यार कितने, ऐसे तो 96 भी आएगा। हर किसी का कोई ना कोई बर्थडे चल ही रहा है, हर किसी को थोड़ी करते रहेंगे। बस उसके बाद इन्वायरमेंट हो जाती है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और उसमें भी यार अगर मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ नहीं आते ना, तो यार थोड़ा सही बता रही हूँ, मोटिवेशन तो थोड़ी कमी रहती है वीडियो बनाने की। क्योंकि यार ये मैंने पहले पढ़ लिया था, तो मैंने तो दूर आ रहा ही पढ़ा है, थोड़ा तो एफर्ट जाता ही है, पर बना देंगे अगर। ठीक है चलो, अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आई होप कि हेल्प कराओ। 2x पे देखना तो ज़्यादा हेल्प करेगा।